दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का या फिर आप इसी को कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अंदर में आज हम लोग इस क्लास के अंदर में लॉर्ड कर्जन से जो संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट होगा यहाँ से पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। और ये हैंड रिटन क्लास नोट्स है जिसके माध्यम से कि पूरे आप लोग हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से संबंधित ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें, हम लोग पहले इसके पहले पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद पढ़े गरम दल और उसके नरम दल। गरम दल से संबंधित जो महत्वपूर्ण नेता थे उसको देखें और गरम दल से जो संबंधित प्रमुख नेता थे उसको देखें। गरमपंथी की बात किया जा रहा है अभी 1905 से लेके 1920 का जो टाइम पीरियड था वो था गरमपंथियों का। वैसे आज के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने भारत के लिए जो महत्वपूर्ण काम किया जिसके अंदर में कि हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन या अन्य आयोग भी, जो जिस तरह से शिक्षा आयोग बनाया जाता है, इस सारे चीज़ों को इसके अंदर कवर कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बारे में बात करें, लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में जो काम किया था वो किया था 1899 से 1905। 1899 से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड है उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन रहे थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल रहा, इनका कार्यकाल को भूलों का आयोग भी कहा जाता है। इनके कार्यकाल को शिष्टमंडल का कार्यकाल भी कहा जाता है, या इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए किनके शासनकाल को भूलों का आयोग या शिष्टमंडल का आयोग या आयोगों का कार्यकाल कहा गया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे लॉर्ड कर्जन का। अब देखिए लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा आयोग का स्थापना करवाया था। कब, ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा आयोग स्थापित करवाया था 1902 में। और शिक्षा आयोग जो 1902 में स्थापित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे टॉमस रेले। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, टॉमस रेले के अध्यक्षता के बाद ही शिक्षा आयोग का गठन 1902 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य था सरकार द्वारा भारत में प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था लागू करना। टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में भारत में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सरकार द्वारा भारत में प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था लागू करना। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग बना था, तो यह टॉमस रेले की अध्यक्षता में। देखिए है शिक्षा के प्रचार प्रसार राजद्रोह की भावना पनपती है। देखिए ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, शिक्षा के प्रसार राजद्रोह की भावना पनपती है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें शिक्षा आयोग स्थापित करने का वास्तविक उद्देश्य। शिक्षा आयोग स्थापित करने का वास्तविक उद्देश्य था शिक्षा व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। इसी उद्देश्य के साथ भारत में शिक्षा आयोग स्थापित किया जाता है। यानी शिक्षा आयोग लाने का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण था, उद्देश्य था शिक्षा व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा आयोग स्थापित करवाया गया। तो उसके बाद ये बढ़िया प्रश्न, इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लाया गया था, यानी गठन हुआ था। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन 1904 में किया गया था। और कौन करवाए थे, तो अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। आगे यह कानून भारतीय शिक्षा को पीछे की ओर ढकेलने वाला कानून है। किसने कहा था, गोखले ने। जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया तो इसके विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था यह कानून भारतीय शिक्षा को पीछे की ओर ढकेलने वाला कानून है। अब देखिए दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ। अगर दिल्ली दरबार के आयोजन के बारे में हम लोग बात करें तो भारतीय इतिहास में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। पहला जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में, और इसको लॉर्ड लीटन ने करवाया था, लॉर्ड लीटन ने। और दूसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है ये 1903 में, और इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया जा रहा है दूसरी बार।
और तीसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वो 1911 में, और ये जो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला बार 1877 में लॉर्ड लीटन ने करवाया था, दूसरी बार 1903 में जो लॉर्ड कर्जन ने करवाया, और तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, और इस दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और दूसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। दूसरे दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, एडवर्ड सप्तम जो थे इंग्लैंड के जो राजा थे, इसको भारत का सम्राट घोषित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है विक्टोरिया मेमोरियल की नींव लॉर्ड कर्जन के द्वारा कोलकाता में किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और कहाँ पर, तो कलकत्ता में। और अगर बात कर लीजिए विक्टोरिया मेमोरियल है आम पब्लिक के लिए कब खोला गया, 1921 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें सभी लोग जा सकते हैं घूमने के उद्देश्य से। इसका जो अनुमति दिया गया वो 1921 में दिया गया। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में कहा था कि विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पराधीनता का स्मारक कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में इसको क्या कहा जाता है, पराधीनता का स्मारक कहा जाता है। ये इसको भी ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में क्या कहा जाता है, पराधीनता का स्मारक कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो था लॉर्ड कर्जन का वो था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक सबसे बड़ा काम अगर कोई माना जाता है तो वो माना जाता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन यानी बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। बंगाल की बात करें तो बंगाल, ये जो बंगाल तब का बंगाल था, उस बंगाल में पश्चिम बंगाल तो था ही, साथ में बांग्लादेश भी था, बिहार भी था, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था। ये पूरा एरिया जो था उस समय ये बंगाल था। और ये पूरा एरिया जो था उस समय का जो जनसंख्या था लगभग 7.5 लाख यानी करीब 8 लाख के समथिंग में था। तो और 8 लाख के जो समथिंग में जनसंख्या था, ये पूरे भारत की जनसंख्या का 1/4 था। 1/4 या इसी को कह सकते 25% था। पूरे भारत के 25% जनसंख्या अकेले कहाँ पर निवास करती थी, बंगाल में। और तब के बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सभी इसके अंदर में शामिल थे। और यहाँ का जनसंख्या पूरे भारत का जनसंख्या का 1/4 था। जनसंख्या था कितना, 7.85 लाख, इतना लगभग जनसंख्या था। तो ये जो जनसंख्या था, इतनी बड़ी जनसंख्या में भारत का जो राजधानी हुआ करता था यहीं पर कलकत्ता में अंदर हुआ करता था। बंगाल का जो विभाजन की घोषणा हुआ था, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। इसी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को यानी बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित करने के उद्देश्य से इन्होंने विभाजित भी किया था। सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। और इस समय अगर बंगाल के गवर्नर की बात करेगा कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर जो थे वो उस समय बंगाल के गवर्नर थे। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करने वाला पत्रकार जो थे वो थे H.W. नेविन्सन। इसको भी ध्यान रखिएगा। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करने वाले पत्रकार का क्या नाम है, H.W. नेविन्सन है। अब बात रही बंग भंग का घोषणा यानी बंगाल विभाजन की घोषणा जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये किया था 19 जुलाई 1905 को। इस डेट को याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 का डेट याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। और उसी दिन उन्होंने बताया था बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और उन्होंने जो रीजन बताया था कि इतने बड़े बंगाल पर शासन प्रशासन करने में परेशानी हो रहा है, इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने बंगाल विभाजन करने की घोषणा किया था। लेकिन ये वास्तविकता नहीं था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले बंगाल विभाजन के बाद एक पत्रिका लिखा जाता है और इस पत्रिका का नाम है संजीवनी। और इस संजीवनी पत्रिका के जो संपादक थे वो हैं के मित्र। इसको भी ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद एक प्रसिद्ध पत्रिका लिखा गया जिसका क्या नाम है, संजीवनी। और इस संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे, संजीवनी पत्रिका के संपादक थे के मित्र। इसको भी ध्यान रखना है।
इस संजीवनी पत्रिका के अंदर क्या लिखा गया था? संजीवनी पत्रिका के अंदर स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की गई थी। ये स्वदेशी आंदोलन अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ये समय है 7 अगस्त 1905 का। 7 अगस्त 1905 का समय है। कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और इस बैठक में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। यानी कि 7 अगस्त का समय है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं और टाउन हॉल पहुंचकर वहां पर एक बैठक होती है। इस बैठक में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है और इसी दिन बहिष्कार यानी कि विदेशी वस्तु जो था उसको मना बहिष्कार किया गया, इसलिए इस आंदोलन का नाम बहिष्कार आंदोलन भी पड़ा। और ये जो आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, इसलिए इसका नाम बंग भंग आंदोलन भी पड़ा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, बंगाल विभाजन की का प्रभावी घोषणा तो हुआ था। घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और इस बैठक में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम बहिष्कार आंदोलन पड़ा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाता है, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और ये जो आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ, इसलिए इसका बंग भंग आंदोलन भी इसका नाम पड़ा। उसके बाद ये जो प्रभावी होता है यानी बंगाल पूर्ण रूप से दो प्रांत में हो गए, इसका डेट था 16 अक्टूबर 1905 का। इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पूरी तरह से प्रभावी हो गया दो भागों में। इस दिन बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया, यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया था। और शोक दिवस किस रूप में मनाया था वो भी देख लीजिए। 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। ये डेट था 16 अक्टूबर 1905 को। 5 का किसके कहने पर लोग पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया था? पूरे बंगाल के लोग एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाकर शोक दिवस मनाया था। किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर का। और ये डेट क्या था? ये डेट था 16 अक्टूबर 1905। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल के लोग रक्षाबंधन दिवस कब मनाया था? तो ये 16 अक्टूबर 1905। किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल विभाजन जो हुआ था ये प्रभावी किस डेट को हुआ था? तब 16 अक्टूबर 1905 को कीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो किया गया ये कब किया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे 7 अगस्त 1905 को। देखिए 7 अगस्त को ही एक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो 7 अगस्त वाला दिन है, इसी दिन स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। स्वदेशी वस्तु जितने भी बनाए गए थे उसमें हाथों का प्रयोग किया गया था, यानी घरेलू घर में पूर्ण रूप से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा हथकरघा, जिसके कारण कि हथकरघा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? 7 अगस्त को। देखिए एक प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद एक प्रसिद्ध पत्रिका लिखा गया, तो उस पत्रिका क्या नाम है? तो हम लोग आंसर करेंगे उस पत्रिका का प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है संजीवनी। प्रश्न पूछा जाएगा संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तब हम लोग आंसर करेंगे के मित्र जो थे वो संजीवनी पत्रिका के संपादक थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, आगे का क्लास में हम लोग अगले ही दिन इसमें हम लोग जोड़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास इतना ही रहने दीजिए, लेकिन इतना जाते जाते ज़रूर बताइए आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और भी मजबूत बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।